क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है इसमें कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड विल डिक्रीजेज। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखने से पहले थोड़ी सी बात यहाँ पे आप वेपर प्रेशर के बारे में समझ लें कि वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब देखिए जब आप किसी भी लिक्विड को, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर के अंदर रख देते हैं, ठीक है बच्चों, तो धीरे धीरे क्या होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर वापस क्या हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं और वो लिक्विड में आते हैं। ठीक है, लिक्विड किसी टेम्परेचर पे रहा होगा, मान लीजिए टेम्परेचर T पे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे दो तरह का हम लोग प्रोसेस समझते हैं। पहला प्रोसेस है वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन एक फेनोमेना है, ठीक है, जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और एक होता कंडेंसेशन जो कि वो वापस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या एक्चुअली है कि लिक्विड और वेपर के बीच में कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। लिक्विड और वेपर के बीच में क्या आ जाएंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम क्यों आएंगे, इक्विलिब्रियम इसलिए आएंगे क्योंकि एक ही कंटेनर के अंदर दो तरीके का प्रोसेस हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। मतलब एक है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना और दूसरा हो रहा वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसीलिए कभी भी अगर क्लोज कंटेनर के अंदर, ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस चल रहा होता है तो कभी ना कभी वो इक्विलिब्रियम पे आना ही आना है उसे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि लिक्विड और वेपर एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा कि शुरुआती में तो आपको दिखेगा कि यहाँ वेपर्स नहीं थे, सिर्फ लिक्विड नज़र आएंगे। कुछ समय के बाद आपको यहाँ वेपर भी नज़र आने लगेंगे, लिक्विड भी नज़र आने लगेंगे। तो कुछ समय के बाद दोनों जो होता है बच्चों वो क्या करता है, रेट को मेंटेन कर लेता है। मेंटेन करने का मतलब ये हुआ कि कुछ समय के बाद कंडेंस होने का रेट और इवेपोरेट होने का रेट बराबर हो जाता। तो उस सिचुएशन में जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो उस सिचुएशन में वैकेंट स्पेस में जो भी वेपर्स प्रजेंट हैं इस वैकेंट स्पेस के अंदर, ठीक है, वो वापस क्या करेंगे बच्चों, कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये जो प्रेशर लगाते हैं बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए जो वेपर प्रेशर है ना वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन होता है टेम्परेचर का। वो जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर आप लिक्विड को सेम रखते हैं तब, ठीक है, जैसे मान लें हम वाटर रख दें तो वाटर को अगर आप किसी भी कंटेनर में रखिए, बड़ा कंटेनर में रखिए, छोटा कंटेनर में रखिए, वाटर का अमाउंट कम रखिए, ज़्यादा रखिए, अगर टेम्परेचर आप सेम रखते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हर हमेशा बच्चों क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या कि किसी भी एक पार्टिकुलर लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर सेम कर दें, दो लेकिन अलग अलग लिक्विड ले लें, एक वाटर ले लें, एक अल्कोहल ले लें, तब बच्चों जब दोनों का टेम्परेचर सेम ही हो गया तब उस समय लिक्विड के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि किस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होंगे वो लिक्विड क्या होगा बच्चों, ज़्यादा वेपर बनाएगा, जल्दी जल्दी वो वेपराइज होगा। चूँकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए जो भी हीट मिलेंगे उनको पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट कर जाएंगे। फ़िलहाल हम लोग ऐसा बहुत कम सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर सेम करके दो अलग अलग लिक्विड का कंपेयर करना हो। हर हमेशा एक ही लिक्विड का वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करने देगा, कंपेयर करने देगा, बस उसका टेम्परेचर अलग करेगा, कंटेनर का शेप साइज अलग कर सकता है, अमाउंट चेंज कर सकता है। तो बच्चों आप याद रखेंगे कि अगर सेम लिक्विड का टेम्परेचर अगर चेंज नहीं करते हैं तो वो किसी भी सिचुएशन में वेपर प्रेशर चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अब बड़ा कंटेनर ले लीजिएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम घट जाएगा, इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्योंकि वेपर्स जल्दी जल्दी बनेंगे। लेकिन जितने भी वेपर्स बनेंगे वो इक्विलिब्रियम पे उतना ही प्रेशर लगा पाएंगे जितना वो छोटे कंटेनर में लगा रहे थे। तो इसी सब बातों से बच्चों ये रिलेटेड सवाल हैं, ठीक है। तो सवाल समझने से पहले, ये देखने से पहले आप पूरी कंसेप्ट को समझ लें कि ये किस टॉपिक से सवाल पूछा गया, इसका क्या कंसेप्ट हो सकता है। क्योंकि बच्चों ज़रूरी तो नहीं कि आपको यही सवाल हर जगह मिले,
एग्ज़ाम में यही सवाल आए, वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल हम आपको ये साथ में कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं कि वेपर प्रेशर से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आते हैं तो उनके अंदर आपको ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी। चलिए अब हम इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है देखो बच्चों कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कब होगा, तो कह रहा क्या कि सरफेस एरिया लिक्विड का घटा दीजिए। मतलब कि पहले एक बड़ा सा सरफेस एरिया में वो इवेपोरेट हो रहा था, मान लिया ऐसे कंटेनर में रखा हुआ था। अब कहता क्या कि इसको एक छोटे से कंटेनर में रख दीजिए। क्या आपको लग रहा है इससे इवेपोरेशन के रेट पे फ़र्क पड़ेगा या जमा होने वेपर के प्रेशर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे बच्चों अपने आप प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। इससे सिर्फ रेट ऑफ इवेपोरेशन इफेक्ट हो सकता है, वेपर प्रेशर इफेक्ट नहीं हो सकते। दूसरा कह रहा क्या कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर इज डिक्रीज। मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीज करने का मतलब ये कहना हुआ कि आप अमाउंट को घटा दीजिए। कहता है पहले आप 2 लीटर वाटर लेके कर रहे थे, अब थोड़ा सा कम वाटर लीजिए, तो इससे भी बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा कह रहा वॉल्यूम ऑफ द वेपर फेज इज इंक्रीज। कह रहा वॉल्यूम जो है ना वेपर फेज का उसको बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लिया अभी हम लिक्विड का अमाउंट सेम लिए, ठीक है, तो अभी इसके लिए इतना खाली जगह था। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक थोड़ा सा बड़ा सा कंटेनर ले लिए, सरफेस एरिया वही रखिए, सरफेस एरिया वही रखिए, इसका हाइट थोड़ा बड़ा कर दीजिए, उसके बाद ढक दीजिए। तो देखिए ये फ्री स्पेस हो गया। तो बच्चों फ्री स्पेस बढ़ने से ये वेपर प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है एक लिक्विड के लिए। तो अब देखिए लास्ट में जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो वही हो सकता है। टेम्परेचर को आप घटाएंगे वेपर प्रेशर घट जाएगा बच्चों, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लैपेरियन इक्वेशन के नाम से, ठीक है। तो वो इक्वेशन आगे ज़रूरत भी पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है बच्चों, इसमें आपसे यही बात देखिए पूछ दिया है। आप यहाँ से ये समझ गए कि अगर हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर को घटाएंगे तो वेपर प्रेशर तो घट जाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएंगे। तो ये तो एक थ्योरेटिकल कंपैरिजन हुआ। लेकिन अगर आप सोचिए, आपसे अगर यही सवाल कोई पूछ देता कि ठीक है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटाने से घट जाता है, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर बढ़ के कितना हो जाता होगा, टेम्परेचर घटाने के बाद घट के कितना हो जाता होगा। तो इसके लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है log K2/K1, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये इक्वेशन बताया जाता है। ऐसा केमिस्ट्री में 2 तरह का इक्वेशन होता है, दोनों सिमिलरिटी टाइप के दिखते हैं, लगता है दोनों फार्मूला सेम ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे K2/Q1 रेट कांस्टेंट था। अगर मैं आपको एक और फार्मूला यहाँ पे बताऊँ बच्चों, अगर आपको याद हो तो K2/Q1 बराबर होता था एक EA डिवाइडेड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये दोनों इक्वेशन देखिए एक जैसा होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है बच्चों कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन आप जब भी लगाएंगे तो किसी न किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में लगा सकते हैं हम। किस में लगाएंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस में ही ये इक्वेशन काम करता है, ठीक है। और यहाँ वाली जो इक्वेशन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। पहला बात तो आपको ये याद रखना होगा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये हम समझते कैसे बच्चों? इस एनर्जी के टर्म से। अगर कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में एक्टिवेशन एनर्जी यूज करते हैं तो इसका मतलब ये जो K1 और K2 होता है बच्चों, वो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का वैल्यू हो जाता है। जबकि आप यहाँ पे अगर डेल्टा H यूज करते हैं तो K1 और K2 जो होता है बच्चों, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा बात? तो ये इक्वेशन को आप ध्यान से याद करेंगे कि ये और ये कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे और उस समय ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। और अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है
तो आप ये वाला इक्वेशन लगाएंगे और ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन है। आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन में प्रोसेस दे रखा है वो कहीं ना कहीं लिक्विड और वेपर की बात हो रहा। तो ये बच्चों लिक्विड और वेपर हर हमेशा देख रहे हैं आप, ये कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, मतलब हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ। और अगर ये रिवर्सिबल हुआ इसका मतलब यहाँ पे हम लोग यही चीज़ लगाएंगे। अब बात आता कि हमें तो यहाँ प्रेशर निकालना था, टेम्परेचर निकालना था या प्रेशर दिया हुआ, आपको तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से कि Kp का अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि Kp और K2 या Kp का रिलेशन एक तरह से होगा कि ये पार्शियल प्रेशर अगर आप पहले में पहला लेंगे तो P2/P1 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये है कि रेट कांस्टेंट का रेशियो जो होगा ना यहाँ पे वो पार्शियल प्रेशर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए आप इस इक्वेशन को सॉल्यूशन चैप्टर में ऐसे करके पढ़ते हैं, ये क्लास में बताया भी गया है, ठीक है। इसको बोलते थे बच्चों क्लैपेरियन इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो इसी से हम लोग डेराइव करके ये इक्वेशन लाते हैं, क्योंकि वही इक्वेशन हमें टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन दिया गया था, ठीक है, यह रिलेशन बताया जाता है। तो हम देखिए ये सवाल ऐसा हो गया, ये आ गया 1/T1 माइनस 1/T2। क्लियर है। अब सोचिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। देखिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर का अर्थ सरफेस पे बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका वेपर प्रेशर वाटर का कितना लेना होगा बच्चों, 760 mmHg। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का यही मतलब होता है कि नॉर्मल देखिए एक बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता था, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। अगर बच्चों हमसे यहाँ पूछ देता ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर अलग दे रखा है 373 के अलावे तो आप वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वाटर अर्थ सरफेस पे बॉयल किया जा रहा है और जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर होगा तभी वो बॉयल हो पाएगा। तो इसलिए बच्चों हमें इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर का वैल्यू मालूम चल चुका है, ठीक है। दूसरी बात देखिए कह रहा है किसी टेम्परेचर T पे वो वेपर प्रेशर जो हो गया इतना mmHg हो गया। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया बच्चों कि 373 केल्विन पे 760 mmHg है। इसका मतलब अब अगला टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हो गया इतना। तो अब खुद सोचिए कि ये टेम्परेचर घटाया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर चूँकि घट रहा है इसका मतलब टेम्परेचर घट रहा होगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया बच्चों कि हमारा जो भी आंसर आना चाहिए था 373 केल्विन से कम आना चाहिए था। लेकिन आप गौर से अगर देखें ना तो सारा वैल्यू 373 केल्विन से कम ही दिया हुआ, इसलिए आप यहाँ से कुछ आपका काम बना नहीं। लेकिन हम सोचने को तो सोचेंगे कि अगर बाय द वे मान लिए एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो हमें बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। खैर अब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन के साथ। देखिए डेल्टा H जो है यहाँ पे बच्चों वो दिया हुआ आपका इतना किलो जूल पर मोल दिया हुआ, लेकिन हम इसको किस में चेंज कर देंगे बच्चों, जूल में। क्लियर है। अब देखिए R का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है 2.303 और ये है 8.3 जूल में ही है, इसलिए हम इसको जूल में कर दें। यहाँ पे आएगा 1/T माइनस करेंगे 1/373, ठीक है। और ये यही होता कि T2 केल्विन पे प्रेशर या पार्शियल ये वेपर प्रेशर P2 होगा। अब देखिए यहाँ से आएगा लॉग 760 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों 90। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये यहाँ से आपका T2 आ जाएगा, मतलब T आ जाएगा। एक कैलकुलेशन है थोड़ा सा सवाल में, आप इसको करके देख लेंगे आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। हमने चेक कर रखा है तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा और ये आंसर यही आएगा।